गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा चैप्टर है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ध्यान से देखो, जो आज का टॉपिक है वो है डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या है? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन ने सबसे पहले एक सिस्टमैटिक थ्योरी दिया, ठीक, जिसको हम बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब अगर बात करें इसके पोस्टुलेट्स की, तो इसके पोस्टुलेट्स क्या है? तो सबसे पहले जो सिस्टमैटिक थ्योरी आप किसी ने दिया, तो उस किसने दिया? डेल्टन ने, जिसको बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसने बोला कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, या ऐसे बोल सकते हैं मैटर इज कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। मतलब क्या है कि डेल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम था, जो एटम है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन एटम तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता नहीं है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन डेल्टन को क्या लगता था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल, जिसको तोड़ा ना जा सके, और वो क्या है? एटम है। उसके बाद इसने क्या बोला? एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर सेम, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब क्या है? अगर सपोज करो कि तुमने दो सिल्वर के टुकड़े लिए हैं, दो ब्लॉक लिया है सिल्वर का, तो अकॉर्डिंग टू डेल्टन ये इसमें, इस एलिमेंट्स में जितने भी एटम होंगे वो हर रिस्पेक्ट में सेम होंगे, चाहे साइज हो, मास हो, कुछ भी हो। तो डेल्टन ने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम और आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है हूबहू। उसके बाद बोला डेल्टन ने कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। क्या बोला? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट बोलो या रिस्पेक्ट बोलो, सबका मतलब एक ही, मतलब हर एक पहलू में डिफरेंट एटम के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो ये एक एलिमेंट है हमारे पास, हमने लिया सिल्वर और दूसरा लिया गोल्ड, तो ये हर मामले में, हर रिस्पेक्ट में क्या होंगे? अलग अलग होंगे एक दूसरे से। उसके बाद क्या बोला? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है? रीऑर्गेनाइजेशन, और ये बोल सकते हो कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन, उसकी जगह बदलती है, रीअरेंजमेंट होता है, और उसमें ना मास बढ़ता है ना मास घटता है। मतलब क्या? इन केमिकल रिएक्शन ओनली रीअरेंजमेंट और रीऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस एंड मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके मिलने से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो देखो इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन है, तो प्रोडक्ट में भी कार्बन और ऑक्सीजन होगा, बस इसका प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे हमारे सपोज करो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बोलता है डेल्टन की सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन कार्बन है, यहाँ भी कैल्शियम ऑक्सीजन और कार्बन है, तो एटम्स का सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। इतनी बात है समझ में आ रही? तो ये मेन कुछ पोस्टुलेट्स हैं डेल्टन के, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की ये मेन पोस्टुलेट्स हैं। अब देखो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक यानी इसमें क्या क्या कमी थी, तो हम बोलेंगे कि डेल्टन डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डेल्टन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि व्हाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट,
वाई एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम। उसके बाद डेल्टन ने अगर मेन बात देखे तो उसने बोला कि वाई एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। वाई एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। वाई एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, ये नहीं बताया। वाई एलिमेंट्स आर कंबाइन, वाई एलिमेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म, कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। इसने बोला था ना कि जब दो एलिमेंट आपस में फिक्स रेशियो में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। तो वाई एलिमेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, ये एक्सप्लेन डेल्टन ने नहीं किया। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या नहीं बताया, वाई एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, वाई एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक, ये नहीं बताया। और क्या नहीं बताया, और ये नहीं बताया कि वो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एटम पास आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, क्या रीजन है बॉन्ड बनाने का, क्या रिलेशनशिप है बॉन्ड और स्टेबिलिटी ऑफ एटम का। तो ये सारी चीजें डेल्टन ने नहीं बताई, ठीक। तो हमने देखा कि डेल्टन के पोस्टुलेट्स क्या है और उसके ड्रॉबैक क्या है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। देखते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या है, इतना समझ में आया। तो हम देखते हैं कि अब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ एटम्स क्या है, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक। देखते हैं क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब जैसे डेल्टन ने बोला कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बोला था अभी हमने पढ़ा। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स को अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल। लेकिन डेल्टन ने क्या बोला था, डेल्टन ने बोला था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दिख रहा है आपको, डेल्टन ने बोला था एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। दूसरा क्या बोला, ये क्या बोलता है थ्योरी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स may not be same, may not be same। मतलब क्या है, डेल्टन ने बोला था एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। ये क्या बोल रहा है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे नॉट बी सेम। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, इसके 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स किसको कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास अलग अलग होता है। तो है तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, लेकिन ये सेम नहीं है, यानी डेल्टन ने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट हमको नहीं बताया। अब आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है। अगला क्या है, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स मे बी सेम, मे बी सेम। यहां से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो आता है कॉन्सेप्ट जो उसको कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक मास सेम होता है और एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। इन दोनों का एटॉमिक मास अप्रोक्सीमेटली 40 होता है। तो डेल्टन ने बोला था एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट, लेकिन यहाँ क्या देखो, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट वो क्या है, सेम है। तो आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में भी डेल्टन ने नहीं बताया, जो कि हमको कौन बताता है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अगला देखो, इसको इरेज करते हैं। डेल्टन ने बोला कि एटम कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? एटम मे नॉट बी combined, may not be combined in a simple ratio, simple ratio।
अब जैसे मान लो हमने लिया एग्जांपल C12H22O11, इसमें कहाँ सिंपल रेशियो है, लेकिन फिर भी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एटम में नॉट बी कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो, लेकिन डेल्टन क्या बोलता है कि एटम कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो। लेकिन देखो यहाँ सिंपल रेशियो नहीं है, कैसा रेशियो है, कॉम्प्लेक्स रेशियो। ठीक, तो ये जरूरी नहीं है कि एटम जो है हमेशा सिंपल रेशियो में कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। अगला देखो, बिटा दे, एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन चेंज टू अदर एलिमेंट। क्या मतलब, एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन चेंज into अदर एलिमेंट। ऐसा कहाँ देख सकते हो तुम, ऐसा देख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियर फिजन है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, यूरेनियम जो है अगर इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन से तुम अटैक करोगे, तो यूरेनियम जो है वो प्लूटोनियम में चेंज हो जाता है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो एटम है वो एक एटम का जो एलिमेंट है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा दे, जैसे वो डेल्टन ने बोला था कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये क्या बोलता है, मास ऑफ द एटम कैन बी converted into एनर्जी। अब ये कैसे, अभी हमने पढ़ा था मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, मास ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। कैसे, तो ऐसे E=mc², आइंस्टाइन इक्वेशन। E एनर्जी है और m मास, c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो ये तो कांस्टेंट है, यानी जो E है वो m के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू, मास ऑफ द एटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो ये है हमारी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से बिल्कुल अलग है। डेल्टन बोलता था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बोलती है नहीं, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। डेल्टन ने बोला कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी सेम, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने आइसोटोप्स पढ़ा। उसने बोला कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट, ऐसा नहीं है, हमने आइसोटोप्स आइसोबार्स पढ़ा। उसने बोला कि जो एटम है हमेशा सिंपल होल रेशियो नंबर में कंबाइन करता है, लेकिन हमने देखा सुक्रोज का एग्जांपल, वो कॉम्प्लेक्स रेशियो है। उसने बोला कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो सकता, हमने देखा नहीं, ऐसा हो सकता है। यूरेनियम पे अगर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे तो वो प्लूटोनियम में चेंज हो जाएगा, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। उसके बाद उसने बोला कि मास ऑफ द एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, लेकिन हमने देखा कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द इक्वेशन E=mc²। तो ये था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जो कि डेल्टन एटॉमिक थ्योरी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो अगर आप डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दिमाग में रखोगे और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिमाग में रखोगे, तो कभी कभी क्वेश्चंस क्या आते हैं, व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चों अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ये हमारा टॉपिक है। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुन, जो साइज ऑफ द एटम होता है, साइज ऑफ द एटम वो क्या होता है, वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, इज वेरी स्मॉल। तो जब साइज बहुत छोटा है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई इट इज अ माइक्रोस्कोपिक, और नॉर्मल माइक्रोस्कोप से तो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक, तो साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल। जब साइज बहुत छोटा है तो मास भी कम होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है, साइज छोटा है तो मास भी कम होगा। तो
साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, दैट इज व्हाई मास इज आल्सो वेरी स्मॉल। तो इतना कम होता है कि हम क्या करते हैं, एक्चुअल मास को क्या करते हैं, एक्चुअल मास को मेजर नहीं करते, हम एक्चुअल मास को मेजर नहीं करते। तो किसको करते हैं, तो हम एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए रिलेटिव मास को मेजर करते हैं। किसको, रिलेटिव मास को। ध्यान से सुनो, साइज ऑफ द एटम बहुत छोटा होता है तो मास भी बहुत कम होगा, तो हम एक्चुअल मास को मेजर ना करके रिलेटिव मास को मेजर करते हैं। और रिलेटिव मास को मेजर करने के लिए हम कोई एक स्टैंडर्ड एटम लेते हैं, या कह सकते हो रेफरेंस एटम लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड एटम लिया गया वो है हाइड्रोजन। क्या है, सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया। कहने का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एटम माना गया तो लोगों ने ये बोला कि अगर हमको किसी का मास कैलकुलेट करना है तो हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन की तुलना में वो कितना भारी है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे किसी ने पूछा कि कहाँ हो, तो आपने कहा बहुत दूर हो, तो पूछेगा कहाँ से दूर हो, तो डीपीसीएस से दूर हो। तो डीपीसीएस क्या है, रेफरेंस है, स्टैंडर्ड है आपके लिए। तो हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे। किस लिए, मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो कोई भी पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि हम जो पर्टिकुलर एटम है वो हाइड्रोजन से कितना भारी है। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, स्टैंडर्ड एटम हुआ, और जिसका मास बता रहे हो वो कैसा मास हुआ, रिलेटिव मास। जैसे आपने कहा कि जो सोडियम है उसका मास 11 गुना ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन स्टैंडर्ड एटम हो गया, और जो 11 गुना ज्यादा बता रहे हो वो रिलेटिव मास हो गया। हाइड्रोजन के बाद जिसको लिया गया रिलेटिव मास कैलकुलेट करने के लिए वो है कार्बन का आइसोटोप C12। ये कार्बन का एक आइसोटोप है। बोला गया कि जो कार्बन 12 है, मान लो ये कार्बन 12 है, इसको हम क्या करते हैं 12 बराबर बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक, हमने इसको 12, देखो 12 है ना, 3 6 9 12। बोला गया कार्बन 12 को अब स्टैंडर्ड माना गया कि जो कि क्या है, आइसोटोप है। ठीक, आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास अलग अलग। बोला गया कार्बन 12 का 1/12 जो हिस्सा होता है, जैसे ये कार्बन 12 है तो इसका 1/12वां हिस्सा क्या होगा, 1/12। कोई भी एक ब्लॉक, इसका 1/12 क्या होगा, कोई भी एक ब्लॉक। जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये क्या है, इस पूरे साइज का 1/12 है। तो बोला गया कि कार्बन 12 का जो 1/12 मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। बोला गया कार्बन 12 का 1/12 मास 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। यानी कार्बन 12 जितना भारी है उसका 12वां हिस्सा जितना भारी है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। अब हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड एटम ना मान के हमने कार्बन के आइसोटोप C12 को स्टैंडर्ड एटम माना। तो अब जैसे मान लो तुमको निकालना है किसी एटम का, तो तुम कार्बन 12 का 1/12 किसके बराबर है, 1 के। तो मान लो तुमको 5 गुना निकालना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे आपको मान लो H2SO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन क्या है, इसका 1/12 1 के बराबर। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि हाइड्रोजन का मास 1 आ रहा है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। सल्फर कुछ नहीं होता है तो 1, तो 32। ऑक्सीजन का देखा गया तो 16 आ रहा है, लेकिन इसके 4 एटम है तो 16 4 जा 64। अब 64 32 और 2 ये कितना है 98। अब हम U भी लिख सकते हैं, U यूनिट, या AMU लिख दो। अगर ग्राम में है तो आप लिखोगे ग्राम, एटॉमिक मास यूनिट उसका फुल फॉर्म होता है। तो बेटा ये था हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अब देखेंगे कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में क्या है। आपको करना क्या है कि नोट्स जरूर बनाइए और इसको देखिए, कोई भी डाउट हो ठीक तो आप हमसे बताइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो एनसीईआरटी आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, तो एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, वैसे मैंने भेजा भी था आपको ठीक। और जो नहीं आता तो आप मुझसे पूछो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है बेटा, थैंक यू।